हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। गोपाल राम गहमेरी की कहानी बहराम की बहादुरी। जब हम महाराजा बिलासपुर के साथ रामेश्वरम स्टेशन से धनुषकोटी पहुंचकर कोलंबो के लिए डुप्लेक्स जहाज़ पर सवार हुए, तब स्टीमर की रवानगी का भोपा बजा। उससे कई मिनट पहले हम सब साथियों ने समुद्र का जल माथे चढ़ाकर प्रणाम किया। यह हिंद महासागर हम लोगों का प्राचीन तीर्थ है और लौटती बार न जाने किस रास्ते आए, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। इस कारण सामने आए हुए अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। बातें यह है कि राजा बिलासपुर महाराजा सर विजयचंद बहादुर के सीआईडी हर हाल समुद्र में 2-4 सप्ताह सैर करने जाते थे। सन 1907 से हर साल हमको भी अपने साथ ले लिया करते थे। भारत जीवन के संपादक और अध्यक्ष बाबू रामकृष्ण वर्मा ने मुझसे राजा साहब का परिचय 1906 में करा दिया था। उस साल राजा साहब बजरों पर सवार होकर हरिहर क्षेत्र का मेला देखने के लिए काशी से कार्तिक शुक्ल परिवा को रवाना हुए थे। रास्ते में गहमर पड़ा। गंगा तट पर ठहरकर वही उन्होंने उस दिन का भोजन किया। राजा साहब यात्रा में रसोई विभाग के सब कर्मचारियों को सदा रखते थे। 4 रसोई बनाने वाले, 1 रसोई का दरोगा, 1 रसोई का सामान वाला और 4 पहरेदार साथ रहते थे। खजांची, टहलुओं और अन्य सेवक अलग सब मिलाकर 50 आदमी थे। राजा साहब ने गहमर नाम सुनकर जासूस की याद की और रामकृष्ण ने मेरे झोपड़े पर सिपाही भेजा। मैं जासूस के लिए झोपड़े पर बैठा हुआ लिख रहा था। सिपाही ने सामने पहुंचकर कहा, राजा बिलासपुर आपको याद कर रहे हैं। मैंने पूछा, कहाँ है? उसने कहा, तत्पर पधारे हैं। मैं तुरंत उसके साथ ही शिवाला घाट पहुंचा। वही वर्मा जी ने मुझसे उनका परिचय करवाया। उसी साल दिसंबर में बाबू रामकृष्ण का देहांत हो गया। हर साल राजा साहब नवंबर से जनवरी तक भारत के विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते थे। सन 1914 में राजा साहब ने लंका की यात्रा की तैयारी की। दूसरी यात्रा में धनुषकोटी से हम लोग कोलंबो के लिए रवाना हुए। हम लोगों की यात्रा रामेश्वरम स्टेशन से हुई थी। वहाँ से धनुषकोटी पर गए थे। धनुषकोटी का वर्णन वहाँ वालों ने यूँ बताया कि भगवान रामचंद्र जब लंका विजय करके लौटे, पुल से जो समुद्र पर नल नील द्वारा आदि बनाया गया था, उसे धनुष के धमके से तोड़ दिया गया। उसी स्थान का नाम धनुषकोटी है। उसी धनुषकोटी से हम लोग डुप्लेक्स स्टीमर पर सवार होकर लंका के लिए रवाना हुए। रवानगी का भोपा बजने से पहले ही हम लोगों ने रत्नाकर का निर्मल माथे पर चढ़ा लिया था। यह हिंद महासागर हम लोगों का प्राचीन तीर्थ है। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी अपनी पूछ बुझाने के लिए कुंड में कूद पड़े थे, वही पूछ बुझाकर तब सीता के यहाँ विदा मांगने अशोक वाटिका में गए थे। लेकिन हम लोगों का डुप्लेक्स स्टीमर 20 ही 25 मील आगे गया होगा कि पीछे से एक मोटर डोंगी तीर की तरह सीधी आती हुई दिखाई दी। उस पर जो झंडियों का कुछ इशारा हुआ, उसके परिणाम स्वरूप डुप्लेक्स समुद्र में खड़ा हो गया। जब मोटर बोट पास पहुंची तब पेंडी लगा दी गई। डोंगी पर से हथियारबंद पुलिस इंस्पेक्टर उतरकर स्टीमर पर आ गए। एक ने स्टीमर के कप्तान से कान में कुछ कहा। कप्तान साहब भगभगाकर इंस्पेक्टर की ओर देखने लगे और उसके हाथ का पिस्टल टटोलने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, आप स्टीमर छोड़िए, हम लोग कोलंबो तक चलेंगे, यहाँ रोकने की ज़रूरत नहीं है। कप्तान, लेकिन हमको तो उसका कुछ पता नहीं है, उसका हुलिया भी मिली है। हमको मद्रास पुलिस कमिश्नर का टेलीग्राफ मिला है कि बहराम जी डुप्लेक्स स्टीमर पर माना हुआ है। अपना नाम उसने बदल लिया है और मोहम्मद कासिम अली के नाम से कोलंबो फोर्ट के बम्बई होटल का मालिक बना है। पहले दर्जे का टिकट लिया है। रंग गोरा, कद का कुछ लंबा, छोटी गर्दन, आंखें उज्जवल, बदन पर अचकन और पजामा, माथे पर खोजों की पगड़ी, पाँव में सलीम शाही लाल जोड़ा है, कंधे पर उसके जख्म है, साथ में नौकर चाकर कोई नहीं, अकेला है। ये बात कप्तान साहब और पुलिस इंस्पेक्टर में बहुत धीरे हुई, लेकिन थोड़ी देर में सब या स्त्रियों को इसकी खबर मिल गई। सुनते ही सबका कलेजा कांप गया। जिस बहराम के डर से बम्बई भर के धनी मानी थर्राते हैं, कभी जवान, कभी बूढ़ा, कभी साहब, कभी डॉक्टर बनकर, कभी भोजपुरी लैटेन होकर, कभी मराठा का रूप लेकर, जो लोगों का माल मारा करता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध जासूस मोहम्मद सरवर भी खास तौर से तैनात हुए हैं, वही बहराम आज इस जहाज पर सवार है। सुनते ही सबकी धोती ढीली हो पड़ी। लोगों के पजामे पतलून पसीज गए। बात बड़े आश्चर्य की है। बहराम तो अकेला कुछ सहस्त्रबाहु तो है नहीं, पुराने ज़माने का भीम है। फिर वह धरती पर भी नहीं है कि भाग सके। एक थोड़े से लंबे चौड़े जहाज़ पर मानो नज़रबंद है। तो भी इस देश के लोगों की कमज़ोरी का क्या कहना
कि उस स्टीमर पर जितने महाराष्ट्र, तमिल, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन थे, सब थर्रा उठे। सब पर मानो उसका जज्बा आ गया। दशा तो सचमुच ऐसी ही है। वह भारत है भी इसी दशा में। किसी के पास बचने का कोई हथियार नहीं है। अगर कोई हथियारबंद या एक भी प्रबल शत्रु हिंदुस्तान के किसी के घर में आ जाए तो उसका पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने और हाथ जोड़ने के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है। तब इस तरह एक डाकू का जहाज पर आना सुनकर सब पर कपकपी का आना कुछ आश्चर्य तो है नहीं। पहले दर्जे में पेड़ा साहब नाम के एक अंग्रेज सयाने थे। यह लंका के गवर्नर के दफ्तर में काम करते थे। साथ में 18-19 वर्ष की एक लड़की मिस एलिस थी। साहब हिंदुस्तान की सैर करके तूतोगेरिन होकर गए थे। घूम घाम कर मद्रास से कोलंबो लौट रहे थे। उनसे मेरी मुलाकात मद्रास के एक मोर स्टेशन पर वेटिंग रूम में हुई थी। उनकी कन्या एलिस के साथ मैं मद्रास से ही हुआ था। मेरा उसका कोर्टशिप भी शुरू हो गया था। एलिस ने मुझसे कहा, क्यों मिस्टर नेल, बहराम स्टीमर पर है? तब तो बड़ी आफत की बात है, लेकिन तसल्ली की बात यह है कि वह गिरफ्तार हो गया। मैंने कहा, अच्छा चलो, लेकिन सुनते हैं कि वह बहराम है बड़ा धूर्त। मैं नहीं कह सकता वह कैसे पकड़ा जाएगा। एलिस बोली, लेकिन वह तो इस स्टीमर में बंद सा हो चुका है। अब गिरफ्तार नहीं होगा तो जाएगा कहाँ? अब जहाज के कप्तान पहले दर्जे के यात्रियों की हाजिरी लेने पहुंचे थे ही वे उंगलियों पर गिन लेने लायक। बारी बारी से पुकार होने लगी और साथ में इंस्पेक्टर खड़े सबका चेहरा देखने लगे। मैं जब एलिस के साथ पहुंचा तब उन्होंने पुकारा, मिस्टर टेलर। हाजिर कहकर टेलर सामने आए। एक आदमी ने उनको पहचाना। कप्तान ने पुकारा, मिस्टर वॉटलिंग। में अब वॉटलिंग सामने आए। एक ने आवाज़ दी, मेरे काका है। कप्तान ने पुकारा, सोराब। एलिस बोली, सोराब तो गोरा नहीं है। इनमें तो कोई बहराम नहीं है। किसी के साथ उसका हुलिया नहीं मिला। जो लोग अकेले थे, जिसके साथ और कोई या परिवार नहीं था, उनको भी देखा जाचा गया। एक आदमी और बाकी रहे, वह कोने में खड़े थे। उनका नाम पुकारा गया, मिस्टर मोहम्मद। मिस्टर मोहम्मद कोने से निकलकर सामने आए। सबने देखा, उनका रंग गोरा, आंखें उज्ज्वल, कोतो गर्दन है, पोशाक अचकन नहीं, कोट पतलून है। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, अच्छा मिस्टर मोहम्मद को कौन पहचानता है? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब तो इंस्पेक्टर का संदेह पड़ा। उन्होंने पूछा, आप तो मुसलमान हैं ना? मोहम्मद सरवर, जी हाँ, मुसलमान होना तो कोई पाप नहीं। इंस्पेक्टर, आपका पूरा नाम? पूरा नाम है दीन मोहम्मद कासिम अली। इंस्पेक्टर, बहराम मोहम्मद नाम बताकर स्टीमर पर सवार हुआ। अच्छा, आपके कंधे पर कोई जख्म है? बिगड़ कर उन्होंने कोट उतार दिया। देखा गया तो कंधे के पास पीठ में जख्म है। अब सबको विश्वास हो गया कि बहराम जी यही है। अब इंस्पेक्टर उनको साथ लिए हुए कप्तान के केबिन में पहुंचे। इसी समय बीबी राज साहिबा वहाँ हाफती हुई आई। बोली, अरे मेरा सर्वनाश हो गया। मेरे नेकलेस के हीरे और याकूत पुखराज सब किसी ने निकाल लिए हैं। अब हम सब लोग मिसेज राज के केबिन की ओर दौड़ पड़े। वहाँ देखा तो नेकलेस पड़ा है, हीरे जवाहरात सब निकाल लिए गए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि बीबी राज के केबिन से बराबर यात्रियों का आना जाना हो रहा है। नेकलेस गहने के बॉक्स में था, जो कपड़ों की तह में था। बहुत थोड़ी देर के लिए मिसेस रास वहाँ से हटी थी। इतने में ही वह सब माल, हीरे जवाहरात कैसे निकाल लिए गए, इनका कुछ भी पता नहीं चला। सब लोग कहने लगे, ये काम उसी बहराम का है, दूसरे से ऐसी सफाई हो ही नहीं सकती। ये काम बड़े पक्के चोर का है। सब लोग घंटी की आवाज़ सुनकर दस्तरखान पर पहुंचे। तब मालूम हुआ कि मिस्टर मोहम्मद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब सब लोग बहुत डरे। लोगों में ये बात होने लगी कि बहराम किसी का कीमती माल नहीं छोड़ेगा। मैं एलिस के साथ डेक पर चहलकदमी कर रहा था। चांदनी छिटकी थी। चांदनी में जहाज की मनोहर छवि निहार रहा था। हम दोनों में खुलकर बातें हो रही थी। जब सवेरा होने को आया तो देखा मिस्टर मोहम्मद टहल रहे हैं। मालूम हुआ कि सब बातों का उचित और विश्वास योग्य जवाब देकर पुलिस के हाथ से छूट गए हैं। अब सबको ये चिंता बढ़ी कि बहराम है कौन। पुलिस ने दीन मोहम्मद को तो छोड़ दिया, लेकिन अभी बहुतों के मन में पहला विश्वास जमकर बैठा था। एलिस ने कहा, देखो, यह मिस्टर मोहम्मद गोरा है, अकेला है, कंधे पर जख्म है, छोटी गर्दन है। ज़रूर यही बहराम है। सब हुलिया इसी से मिलता है, नहीं तो दूसरा कौन बहराम हो सकता है। लेकिन है ये बड़ा जादूगर। नहीं तो भला इस तरह सफाई से इतनी जल्दी इतना काम कर लेना दूसरे से कहा हो सकता है। हम लोग कई संगी साथी खड़े यही बात कर रहे थे कि मिस्टर मोहम्मद लोगों की ओर आए। इस समय एलिस और मिसेज रास हटकर यहाँ से सरक गई। थोड़ी देर पर उस जहाज़ में एक विज्ञापन घुमाया गया, जो कि बहराम को पकड़ेगा उसको 500 रुपये इनाम दिया जाएगा, यह था।
मिस्टर मोहम्मद ने कप्तान से कहा, अगर बहराम को पकड़ने में कोई मदद नहीं देगा तो मैं खुद उस पाजी से लड़ूंगा। ऐसी बदमाशी मुझसे सही नहीं जाएगी। यात्रियों ने ताने से कहा, क्या खूब, बहराम पर बहराम, डाकू पर डाकू। उसी दिन से मिस्टर मोहम्मद स्टीमर का कोना कोना ढूंढने लगे, नाविकों से पूछने लगे, यात्रियों से जांच करने लगे। रात दिन छाया की तरह घूमते रहे, लेकिन बहराम जी या चोरी की गई चीज़ों का कुछ भी पता नहीं लगा। कप्तान ने भी स्टीमर पर ढूंढवा डाला। दोनों पुलिस इंस्पेक्टरों ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सब मेहनत बेकार गई। एलिस ने कहा, अगर अच्छी तरह ढूंढ खोज की जाए तो ज़रूर चीज़ें मिल जाएगी। वह 1000 चालाक है तो क्या, जवाहरात कहीं फेंक देगा थोड़े, ज़रूर कहीं इसे स्टीमर पर छिपा रखा है। मैंने कहा, छिपा रखा है ज़रूर, लेकिन देखना यह चाहिए कि रखने की जगह कहाँ कहाँ है। जहाज़ को ढूंढ डालना तो अनहोनी बात है। जैसे मान लो कि हम ही बहराम है तो इसी अपने बैग में तो वह हीरे पत्थर छिपा सकता है। उसका छिपाना कौन कठिन है, उन चीज़ों की बिसात ही क्या है। मैं सुनती हूँ चोर खूनी अपना काम कितनी ही सफाई से करे, अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़ दे जाते हैं। एलिस ने कहा, जिससे जासूस लोग उनको पकड़ने के लिए सूझ निकाल कर उन्हें गिरफ्तार कर ही लेते हैं। हाँ, लेकिन बहराम जी तो कुछ रख नहीं गया। क्यों? बात यह है कि बहराम जी अव्वल दर्जे का उस्ताद है। वह चोरी करने के साथ ही इस बात का ध्यान रखता है कि पीछे उसको कोई पकड़ न सके। इसी चालाकी से तो वह अब तक पकड़ा नहीं गया। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वह पकड़ा नहीं जाएगा, न चोरी की गई हुई चीज़ें मिलेगी। क्यों? एलिस ने पूछा। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। अंत में मेरा ही कहना सत्य हुआ। बहुत कुछ खाक छानने पर भी बहराम जी का कहीं पता नहीं लगा, न चोरी किए हुए माल की कुछ खबर मिली। दूसरे दिन सूरज उगते ही मालूम हुआ कि कप्तान साहब की सोने की घड़ी नहीं मिलती। अब तो कप्तान के मिजाज का पारा बहुत ऊंचे चढ़ गया। वह बड़ी सरगर्मी से अपनी घड़ी को खोज करने लगा। उन्होंने मिस्टर मोहम्मद पर बड़ी कड़ी नज़र रखी। उसके दूसरे दिन जब सवेरा हुआ, असिस्टेंट कप्तान की जेब में वो घड़ी पाई गई। लोगों में बड़ी ही दिल्लगी की लहर आई। बहराम बड़े मजाक का डाकू है, किसी की उसको कुछ परवाह नहीं है। जब चाहा तब माल मारा, जब चाहा तब लौटा दिया। मिसेस रास ने कहा, मिस्टर मोहम्मद और बहराम तो बड़ा भयंकर आदमी है। माल चुरा कर पकड़ने का इश्तिहार जारी करता है, चोरी करके भी तमाशा देखने के लिए उसको लौटा देता है। ऐसा ज़बरदस्त चोर कौन होगा? कोलंबो पहुंचने से एक दिन पहले रात में एक नाविक डेक पर पहरा देता था। इसी समय एक ओर से किसी की चिल्लाहट सुनाई दी। वहाँ अंधेरा था। नाविक ने देखा तो एक आदमी पड़ा हुआ था, हाय बाप मचाए था। कभी कभी जोर से चिल्ला उठता है। उसके सिर पर शॉल लिपटी है, हाथ पांव रस्सी से कसकर बंधे हैं। नाविक ने उसके बंधन खोल दिए। वह जब उठ खड़ा हुआ तो देखा मिस्टर मोहम्मद है। जब उनका मिजाज ठिकाने हुआ तब उन्होंने बयान किया, मैं चोर की खोज में लगा था। इसी समय किसी ने पीछे से आकर मेरा सिर कपड़े से ढककर बांध दिया और मुंह ऐसा कर दिया कि मैं बोल नहीं सका। जब वह चला गया तब मुंह ढीला पाकर चिल्लाया हूँ। देखा तो मोहम्मद के कपड़ों में कागज़ पिन किया हुआ था। उसको पढ़ा गया तो यो लिखा था, बहराम मिस्टर मोहम्मद का 500 रुपये लेकर उनका धन्यवाद करता हूँ। मिस्टर मोहम्मद ने देखा तो सचमुच उनके नोटों में से 500 रुपये के नोट गायब है। अब इस घटना के बाद किसी को मिस्टर मोहम्मद को बहराम कहने का साहस नहीं हो सकता था। लेकिन यात्रियों में इतना विवेक विचार कहाँ। सब कहने लगे कि यही मोहम्मद चोर है, वही सब चालाकी चल रहा है। लेकिन फिर भी समझदारों के मन में ये बात आई कि कोई आदमी अपने को इस तरह जकड़ कर बांधे हो ही नहीं सकता। अब सब यात्री डर के मारे कांपने लगे। बड़े संकट का सामना है। जो सामने नहीं, जिसका कुछ पता नहीं, उसका कौन सामना करेगा? अगर ये जाहिर हो जाए कि अमुक आदमी बहराम है, तब तो सब उससे खबरदार हो सकते थे या उसके मुकाबले में आते। नहीं मालूम इतने आदमियों में कौन बहराम है। क्या जाने यह मेरे मित्र ही बहराम हो। मैं खुद भी बहराम हो सकता हूँ। एक दूसरे का विश्वास कैसे कोई करे। अब यात्रियों में संध्या के बाद किसी को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। दिन को भी सब मन में डरने लगे कि क्या जाने किस पर किस ओर से कौन आफत आ पड़े। सब लोग घड़ी घड़ी आफत के कगार पर तैयार समझकर भीतर ही भीतर सुकट कर सोट होने लगे। एक आदमी के उसने जवाहरात चुराए, दूसरे को जकड़कर बांधा और 500 रुपये की नोट उड़ा लिए। कप्तान की घड़ी लेकर लौटा दी। अब न जाने किसकी जान ले ले। अब सब यात्री डर गए। नाविक, कप्तान, सब पर जज्बा आ गया। सब में हड़कंप मच होने लगा। अंतिम दिन जब कोलंबो पहुंचना था, सबके चेहरे पर हवाइयाँ छूट रही थी। लंका की राजधानी कोलंबो बंदरगाह दूर से दिखाई देने लगा। अब मन में भरोसा हुआ कि वहाँ वह चांडाल जरूर पकड़ा जाएगा।
तब पता चल लग जाएगा कि कौन है बहराम जी। कहीं ज़रूर वेश बदलकर हम लोगों में ही छिपा है। जब स्टीमर बंदरगाह में जा पहुंचा, मिलिट्री पुलिस के कई आदमी आ चढ़े। उन्होंने भी कहा, इस स्टीमर पर बहराम जी डकैत सवार है, सब आदमी एक एक कर उतर जाए। देखा तो बंदरगाह का प्लेटफॉर्म हथियारबंद पुलिस से भरा है। मैंने एलिस को पुकार कर कहा, देखा बहराम की अगवानी किस ठाठ से हो रही है। हाँ, तैयारी तो हुई है, लेकिन अगर वो हम लोगों से पहले ही यहाँ आ डटा हो तो भी आश्चर्य है, एलिस ने कहा। मैं एलिस की बात पर चौंका। कहा, देखो प्यारी, वो जो बूढ़ा आदमी है जिसकी वर्दी पर पुलिस लाल मखमल से टाका गया है, वो जो पुलिस बोर्ड पर खड़ा है। हाँ वही ना, जो काला छाता लिए है। हाँ हाँ, पहचानती हो वह कौन है? एलिस ना। मिस्टर टेलर, मेजर वॉल्टिंग, मिस्टर सुराब सब बारी बारी से उतर गए। उनके बाद मिस्टर मोहम्मद उतरने लगे। एलिस बोल उठी, क्यों मिस्टर वेल, मैं तो समझती हूँ यही बहराम जी है। अगर यही बहराम है तो इसका और मोहम्मद सरवर का एक ही फ़ोटो लेना चाहिए। तुम हैंड कैमरा उठाओ, कहकर कैमरा एलिस को दिया। लेकिन फ़ोटो नहीं लिया जा सका क्योंकि मिस्टर मोहम्मद उतर गए थे। जब उतरती बेर मिस्टर मोहम्मद सरवर के पास बगल में पहुँचे, तब कप्तान और दोनों इंस्पेक्टरों ने उनसे कान में कुछ कहा था। मोहम्मद सरवर ने सिर हिलाकर ना ही की और मिस्टर मोहम्मद चले गए। अब निश्चित हो गया कि मिस्टर मोहम्मद बहराम जी नहीं है। तब वह है कहाँ? अभी स्टीमर पर 25-30 यात्री बाकी थे। मैंने एलिस से कहा, चलो भीड़ कम है, हम लोग उतर चले, तुम्हारे माँ बाप पीछे आएंगे। बस पहले एलिस चली, मैं उसके पीछे पीछे चला। थोड़ा आगे जाने पर मोहम्मद सरवर ने हाथ के इशारे से मुझे रोका। मैंने कहा, क्यों? मोहम्मद सरवर बोला, जरा ठहरिए, जल्दी मत कीजिए, इतनी भीड़ है। देखते नहीं साथ में महिला है भीड़ में। आप बहराम जी नहीं हैं, मोहम्मद बोला। मैंने हंसकर कहा, क्या खूब, मैं बहराम न बहराम का भाई, मैं तो मिस्टर वेल हूँ। अच्छा, मोहम्मद बोला। जी हाँ, बहराम तो मिस्टर मोहम्मद के नाम से इस पर सवार। मोहम्मद, यह सब तुम्हारी चालाकी अब नहीं चलेगी। बहराम नाहक क्यों तंग करते हो? इसी समय मोहम्मद सरवर ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। मैं तकलीफ के मारे चिल्ला उठा। मोहम्मद सरवर ने ठीक उसी हुलिया वाले टेलीग्राम के अनुसार मेरे जख्म पर हाथ मारा था। अब एलिस को देखता हूँ तो उसका चेहरा पीला हो गया है, हाथ काँप रहे थे। वह हम लोगों की बातें सुनकर ही सूख गई थी। मैंने उसके चेहरे को देखकर उसका हाथ ताका जिसमें मेरा कैमरा लिए हुए थी। वो खड़ी रहने के बदले खटाखट आगे बढ़ी। मैं समझ गया कि वो मेरा इशारा समझ गई है। एलिस पैडी ही पर थी कि उसके हाथ से कैमरा छूटकर सिंधु तल में जा गिरा। नहीं जानते, उसने खुद फेंका या छूट पड़ा। अब उसी कैमरे में मिस्टर मोहम्मद का 100 रुपये का नोट और बीबी रास के जवाहरात रखे थे। मेरी चोरी के सबूत तो जो कुछ थे सब सिंधु देव के उधर में जा रहे। अब मैंने मोहम्मद सरवर से कहा, अच्छा चलो मोहम्मद सरवर, अब मैं तुम्हारे साथ चलने को राज़ी हूँ। इस घड़ी इनकार नहीं करूँगा। बस दोनों साथ लिए। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।